स्वागत है आपका हमारे कैरियर गुरु चैनल में एक बार फिर से। और अब हम आज डिस्कस करेंगे जो अपना सेकंड पार्ट है इसका, भारत के संविधान से संबंधित। हमने पहले पार्ट में देखा इसके अंदर कौन कौन से एक्ट्स आए, कौन से रूल्स रेगुलेशंस थे, उसका प्रारंभ संविधान सभा का कहाँ से गठन हुआ, भारत के संविधान के इतिहास के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड थी। तो इससे संबंधित चीज़ों को हमने ध्यान दिया, देखा और समझने की कोशिश की। अब इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट में, और अब हम डिस्कस करेंगे आज इसके अंदर और क्या क्या विशेषताएं रही हैं भारत के संविधान में, और इसके निर्माण में क्या योगदान या क्या स्रोत रहे हैं, इनसे संबंधित भी हम चर्चा करेंगे, और अनुसूचियां इत्यादि क्या हैं। तो सबसे पहले समझते हैं भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। उसके बाद जो दूसरी बात आती है इंपॉर्टेंट, वो होती है आपकी कि इसके समय टोटल लगा था इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। हमने इसके बारे में बात भी की थी कि लगभग 60 देशों का के संविधानों का अध्ययन किया गया, और उसके पश्चात जो वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन थे उसके पश्चात हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। तो काफी ज्यादा इसके अंदर डिटेल एनालिसिस हुई थी उस समय पे। और संविधान सभा जो थी, जो 1946 के चुनाव के पश्चात संविधान सभा का निर्माण हुआ था, उसमें 389 सदस्य थे, जो अविभाजित संविधान की उस समय घोषणा की गई थी, यानी देश के विभाजन का उस समय निर्णय नहीं हुआ था। इसमें 292 सदस्य जो थे वो आपके प्रांतों से थे। उसके बाद देसी रियासतों के 93 सदस्य हुआ करते थे, और 4 आपके सदस्य थे कमिश्नरी क्षेत्र। तो ये टोटल 389 सदस्यों का विधान के लिए संविधान सभा का निर्माण उस समय किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब पाकिस्तान के विषय में होने लगा कि पाकिस्तान अलग देश बनेगा और विभाजन किया जाएगा, इसका जो उद्देश्य था यहाँ पे इतने सदस्यों को रखने का, वो ये था कि लगभग 10 लाख सदस्यों के ऊपर, या 10 लाख मतदाताओं या लोगों के ऊपर, जनसंख्या की 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट या एक कह सकते प्रतिनिधि का निर्धारण किया गया था। उसके बाद जब देश में देश को, भारत को इन 2 भागों में वहां पे विभाजित किया गया, और भारत और पाकिस्तान 2 अलग-अलग देश बनाए गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो संख्या थी ये आपकी घट गई, यानी पृथक संविधान की योजना आ गई, और 2 अलग-अलग पृथक संविधान सभा भी आपकी बनाई गई। जब तो उसके संदर्भ में आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं इसको क्या हुआ था उस टाइम पे। तो 31 अक्टूबर 1947, 1947 को इसकी संख्या घट के 299 रह गई। और जब 26 नवंबर 1949 को ये जब पास हुआ है, 1949 जब ये पास हुआ, तो उस टाइम में जो सदस्य मौजूद थे वो थे 284। 284 सदस्यों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। प्रथम बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, वो आपका जो संसद भवन जो अभी भी हमारा है, हालांकि अभी नया संसद भवन अब बनने जा रहा है और उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन जो अभी वर्तमान में हमारा संसद भवन है उसका जो केंद्रीय कक्ष है उसके अंदर आपकी प्रथम बैठक हुई थी इस संविधान सभा की। और ये प्रथम बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर, हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी। 9 दिसंबर को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई। जब हम पहली बार बैठक की बात करते हैं तो उस समय ये 9 दिसंबर 1946, जिसको पहली डेट माना जाता है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बार इसकी बैठक। उसके बाद थोड़ा सा और आगे इसी की डेट्स को देखते हैं, और इस बैठक की अध्यक्षता हुई की थी डॉक्टर सच्चिदानंद। डॉक्टर, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद जी ने की, सच्चिदानंद सिन्हा।
उसके बाद हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, कब दिया गया। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद इसकी जो बहुत सी समितियां हैं उन सब के बारे में भी आगे निर्णय हुए थे, और वो स्थायी अध्यक्ष थे। ये जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इन्होंने सिर्फ अध्यक्षता की थी 9 दिसंबर को, जबकि 11 दिसंबर को जब हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, पहले ही आप कह सकते हैं स्थायी अध्यक्ष ही थे वो अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा के, वो 11 दिसंबर को बनाया। सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, इनको आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन कौन किस डेट में क्या थे। उसके बाद जो पहले वक्ता कहे जाते हैं, यानी जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए उसके ऊपर, तो वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन जी जो थे वो हमारे पहले वक्ता हुआ करते थे इस संविधान सभा के, या जो संविधान के उस टाइम पे गठन की बात की जाए। उसके बाद हमने बात की कि 13 दिसंबर को एक उद्देश्य प्रस्ताव भेजा दिया गया। वो डॉक्टर नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा आपका उद्देश्य प्रस्ताव किया गया, जो 22 जनवरी 1947 को कैबिनेट के द्वारा पारित कर दिया गया। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे संविधान निर्माण के लिए जो स्टेप्स थे, या कह सकते हैं कि जो घटनाएं थी वो आगे घटित होना शुरू की। उसके बाद कुल अधिवेशन जो हुए, 11 अधिवेशन हुए संविधान के अंतर्गत, और 165 बैठकें हुई। ये भी याद रखना है, अधिवेशन और बैठक। बैठक हुई आपकी 165 बैठक की गई। के बाद कई सारी समितियां गठित की गई, जो लगभग अगस्त 1947 को गठित हुई थी। 19 अगस्त को इसकी जो है 19 अगस्त को 1947 यहाँ पे आपकी काफी सारी समितियां गठित की गई, जो भिन्न भिन्न जिनके कर्तव्य थे या दायित्व थे, जो उन्हें निर्वहन करना था, जिसका उन्हें, उसमें आपकी झंडा समिति थी, जिसमें सबसे प्रमुख समिति जो थी वो हमारी प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे, और उसके लिए उन्होंने जो है उसका प्रारूप का निर्माण किया था। उसके बाद जो सबसे बड़ा इसका वाचन माना जाता है उसको हम कहते हैं अंतिम वाचन, जो उसका हुआ था वो सबसे बड़ा हुआ था। उसके अंदर अंतिम वाचन अंतिम वाचन जो संविधान सभा का हुआ था वो 14 नवंबर 1949 1949 इस डेट में शुरू हुआ था, और ये 26 नवंबर तक चला था, 26 नवंबर 1949। थोड़े से की पॉइंट्स हैं, ये हमेशा याद रखने की चीज है कि जो सबसे बड़ी बैठक हुई थी वो आपकी इस डेट में शुरू हुई थी और इस डेट तक चलती गई थी। इसको अंतिम वाचन, और इस पे इसके बाद जो संविधान सभापति, उपसभापति जो भी थे, उन सभी ने इससे ऊपर हस्ताक्षर किए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। कुछ उपबंध थे, वो जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो 24 नवंबर 1947 को लागू हो गए थे। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को कुछ उपबंध इसके अंदर के पर हस्ताक्षर हुए, और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू कर दिया गया। उसीलिए उस दिन आपको भारत एक गणतंत्र घोषित किया गया। भारत को गणतंत्र घोषित करने का अर्थ ये कि यहाँ पे कोई भी राजा अनुवंशिक नहीं होगा, यानी कि राजा का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, बल्कि ये जनता के द्वारा चुना हुआ यहाँ का प्रतिनिधि होगा। तो ये आपकी कुछ थी इसकी प्रमुख विशेषताएं जो भारत के संविधान से संबंधित थी। अब इसी में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे भारत के संविधान में क्या क्या सोर्सेस थे। तो आइए सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, वो है कि इसके स्रोत क्या थे।
भारत का जो संविधान है वो कई सारे देशों के संविधान को अध्ययन करने के पश्चात बनाया गया है, जिसमें हम समझते हैं सबसे पहले कौन-कौन से देश थे जिनको लिया गया या जिनको सेलेक्ट किया गया था और उनमें से क्या-क्या लिया गया किस देश से। सबसे पहले देखिए जो भारत सरकार का अधिनियम था, उन अधिनियम का मुख्य स्रोत जो था 1935 जो हमने इससे पहले भी पिछले वीडियो में देखा था। वहाँ से आपके राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, संघीय योजना, न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान और प्रस्तावना का उद्देश्य संकल्प। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे भारत सरकार के 1935 अधिनियम जो चल रहा था, उससे लिया गया था। यहाँ पे लोक सेवा आयोग आप समझ सकते हो ये इससे पहले भी होता था, यानी 1950 से पहले भी इसकी सेवाएँ थी, जो सिविल सर्विसेज़ थी उस टाइम में भी थी। संघ की योजना यानी कि ये हमने अभी इसको भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर ये 1935 में संघीय ढाँचा लाया गया था। संघ और प्रांतों में विभाजित की गई थी, शक्तियाँ विभाजित की गई थी, तो वो उस तरह का भी संकल्प, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ली गई। उसके बाद ब्रिटिश संविधान से जो मुख्य रूप से लिया गया, वो जैसे लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय कार्य का स्वरूप, कानून का शासन, रिट पिटीशंस, एकल नागरिकता, संपूर्ण देश के लिए दोहरी नागरिकता नहीं प्रदान करता है भारत। उसके बाद कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी ब्रिटेन का जो संविधान था, यानी ब्रिटिश संविधान इंग्लैंड का, उससे लिया गया। और उसके बाद अमेरिकी संविधान से सबसे अधिक जो लिया गया वो लिया गया मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य नहीं लिए गए, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। महाभियोग के दौरान कैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है वो लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति की कर्तव्य, उससे संबंधित चीजें वो आपकी अमेरिकी संविधान से है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान और न्यायपालिका को एक अभिन्न अंग बनाना और इसकी न्यायिक समीक्षा, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे अमेरिकी संविधान से अग्रेषित की गई हैं, ली गई हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि भारत में एक न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सब की शक्तियां अलग अलग विभाजित हैं। इसको हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे कभी विस्तार में, डिटेल में, किसी अन्य वीडियो में, कि किस प्रकार से शक्ति विभाजन किया गया है भारत के संघीय ढांचे के अंदर या भारत के शासन व्यवस्था के अंतर्गत। उसके बाद जो आयरिश या आयरलैंड का संविधान था, उस आयरलैंड के संविधान से राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ये आयरलैंड से लिया गया। जबकि कनाडा के संविधान, जो कनाडा देश है, उसके संविधान से आज सरकार का एक अर्ध संघीय स्वरूप, यानी कि आपका केंद्र जो होता है उसके पास सारी शक्तियां निहित कर दी गई, राज्यों को भी शक्तियां प्रदान की गई हैं विशेष क्षेत्रों में, लेकिन उसके साथ साथ केंद्र के पास सारी शक्तियां हैं कि वो राज्यों की सरकारों को हटा सकता है विशेष परिस्थितियों में, या कंट्रोल अपने क्षेत्र में ले सकता है। उसके साथ साथ जो विदेश के मामले हैं या सेना, इन सभी के मामले हैं, वो सारे केंद्र के अंतर्गत ही आएंगे। केंद्र सरकार में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय बहुत से क्षेत्रों में विधिक न्याय भी सलाह भी दे सकता है। केंद्र में शक्तियों का निर्वहन या निहित होना। उसके अलावा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, जो हमारे एक बार आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी जी के समय में, इसको इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है, तो वहां पे हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे जर्मनी का संविधान से लिया गया है, जो वेलमर का संविधान था पुराना जर्मनी का, वहां से ये लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूचियां बनाना, जिसमें कि केंद्र और राज्यों के लिए विषय, संबंधित विषय और उनके उत्तरदायित्व का निर्वहन होता है। साथ ही आपका संसदों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। तो आप ये सारी चीजें देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फ्रांस के संविधान से भी हमने कुछ ना कुछ लिया है, जिसमें आपकी प्रस्तावना, गणतंत्र, समानता और प्रभुत्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हमारा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आता है। जबकि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो हमारे जापान के संविधान का भी समावेश है। तो ये जो कुछ मुख्य रूप से जिन संविधानों का अध्ययन करके लिया गया, वहां से विभिन्न प्रकार के जो उनके कह सकते हैं कि जो अच्छी चीजें थी या जो उपयुक्त चीजें थी हमारे देश के अनुरूप, उनको यहाँ पे सम्मिलित किया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान था वो काफी ज्यादा डिटेल में अध्ययन करने के बाद उस टाइम के बुद्धिजीवियों के द्वारा या जो हमारे संविधान सभा के विशेषज्ञ थे उनके द्वारा बनाया गया था, और इसमें बहुत सारे संविधानों का समावेश आज भी मिलता है।
इसको बनने के बाद क्या हुआ कि इन सब चीजों से हमने सारी चीजों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जो हमारा संविधान बन के आया, उसका क्या था, उसको जरा देखने की समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो संविधान में एक चीज आती है, वो आती है आपकी संविधान का की उद्देशिका, या इसको कहते हैं प्रिम्बल या प्रस्तावना। तो ये क्या थी, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्योंकि ये पूछा भी जाता है बहुत बार एग्जाम में। तो भारत का जो संविधान था, इसकी जो उद्देशिका थी वो थी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, जो पहले था ये वो हुआ करता था प्रभुत्व संपन्न, यहाँ देखिए मैंने इसको नीचे लिखा भी हुआ है, ये पॉइंट में है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य ये पहले था। फिर उसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन, इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंथ समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दो वर्ड जो हैं जोड़े गए हैं। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, जिसकी धारा 2 के अंतर्गत इसके अंदर दो वर्ड को जोड़ा गया। दो वर्ड कौन से जोड़े गए हैं, और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज, ये डेट हमेशा याद रखिएगा, 26 नवंबर ये डेट थी, 26 नवंबर जब ये इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। लागू ये 1950 से हुआ है 26 जनवरी को, लेकिन इस डेट में अंगीकृत किया गया और अधिनियमित या समर्पित करते हैं, यानी कि ये आपका जो लास्ट था जहां पे कंफर्म कर दिया गया इसको। यहाँ पे राष्ट्रीय एकता के स्थान पे प्रतिस्थापित किया गया है आपका 42वां संविधान संशोधन विधेयक। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी ये डिटेल है। तो ये सारी जो चीजें थी, ये कुछ परिवर्तन हुए जो इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन कहा गया है। ये आपको हमेशा एक ध्यान रखने वाली चीज है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये किस संविधान संशोधन में इसके प्रस्तावना में चेंज किया। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको एक चीज और मैं बताता चलता हूँ कि एक इसके ऊपर इसी उद्देशिका या जो संविधान के आपके प्रिम्बल है, प्रस्तावना, इसके संदर्भ में भी एक विवाद हुआ था जो कि बहुत ही फेमस विवाद है, 1973 का ये माना जाता है। केशवानंद भारती, केशवानंद केशवानंद भारती, तो इसे संविधान का अंग मांगा गया। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, इसको पहले कहते थे, इसके ऊपर एक विवाद हुआ था कि यह संविधान का भाग है या नहीं है, लेकिन इसके संदर्भ में इस विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की कि नहीं, ये इसका उद्देशिका को भी संविधान का भाग ही माना जाएगा। ये काफी ज्यादा फेमस है, ये पूछा जाता है कि इस विवाद के अंतर्गत इसको संविधान का पार्ट माना गया या नहीं। तो ये भी आपको याद रखने की चीज। उसके बाद इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं अगले पॉइंट में, वो हमारे में देखते हैं इसी के आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा कि केशवानंद भारती विवाद हमने समझा। इसके बाद जो एक चीज और आती है कि जो भारतीय संविधान है, इससे संबंधित जो हम बात करते हैं, तो भारत के संविधान में और क्या क्या आता है या क्या सम्मिलित है, तो इसको जरा समझते हैं। भारत का संविधान एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और ये कुल 22 भागों में विभाजित है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये 22 भागों में विभाजित है, और इसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां। तो इसमें जो विभिन्न अनुच्छेद हैं वो अलग अलग भागों में विभाजित हैं कि कौन सा अनुच्छेद किस भाग के अंतर्गत आता है, और 12 अनुसूचियां। तो अनुसूचियों के बारे में भी हम विषय में डिस्कस करेंगे आगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके विभिन्न भाग हैं, यानी मूलभूत अधिकार, नागरिकता, किस अनुच्छेद में कौन सा कौन से भाग में या कौन से विषय आते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है किसी क्वेश्चन में कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो वो हमारा अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। मूलभूत अधिकार अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे 12 से लेके 35 तक है। तो राज्यों के लिए 152 से 237 तक है। संविधान का 7वां संशोधन, इसको भी हम बात करेंगे किसी वीडियो में कि कौन कौन से संशोधन थे, कौन कौन से प्रमुख संशोधन हुए थे।
तो ये 1956 में हुआ था, ये अनुच्छेद 238। उसके बाद भारत के राज्य, तो इसमें काफी सारे ऐसे हैं जो बंद हटा दिए गए हैं, कुछ ऐड कर दिए गए हैं। आपात उपबंध हमने देखा 356, जो काफी ज्यादा फेमस भी है, धारा 356। इसमें राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जा सकती है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आपको इसके अंदर मिलेंगी कि कौन से क्षेत्र में कौन सा नगर पालिका है हमारी, अनुसूचित छात्र क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, तो इन सभी के संदर्भ में भी हमारे संविधान में डिटेल दी हुई है। तो ये इसके विभिन्न संविधान के भाग हैं, इनको कह सकते हैं। संविधान के जो भाग हैं उन भाग के अंदर कौन से विषय संबंधित है और कौन कौन से अनुच्छेद निहित है। इसी के संदर्भ में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जो हमारे जैसे 12 अनुसूचियां हैं, तो वो अनुसूचियां क्या हैं, के विषय में भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ओके, तो जब भारत का संविधान बना है, मतलब जब अंगीकृत किया गया है, तो उस समय इसमें जो मूलतः 8 सूचियां थी, यानी उस टाइम पे जो सूचियां थी वो आपकी 8 सूचियां हुआ करती थी, 8 सूचियां होती थी। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये आपको ध्यान देने वाली चीज है कि उस समय जब ये संविधान बना था तो उस समय 8 सूचियां थी, लेकिन बाद में ये 12 सूचियां हो गई। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, 10वीं 52वें संविधान संशोधन 1985 में, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में, और 12वीं 74वें संविधान संशोधन 1992 में सम्मिलित की गई। तो ये आपको ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे। पहली आप यहाँ पे देख सकते हो, दूसरी, तीसरी, इस तरह से सारी विभिन्न अनुच्छेदों के इसके अंदर आवंटन है। उसके अतिरिक्त जो भाषाओं का उल्लेख किसमें है, 8वीं अनुसूची में। जो हमारे बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भाषाएं मानी जाती हैं वो भी आपकी इसी अनुसूची से ली जाती हैं। उसके बाद 9वीं अनुसूची आती है, 10वीं आती है, जिसके अंदर आपके बदल के कानून से संबंधित ये अनुसूची है। 11वीं अनुसूची आती है जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची जो है वो आपकी नगर पालिका से संबंधित है। तो इन सारी चीजों का वर्णन विभिन्न अनुसूचियों में किया गया है। ये आपके ज्ञान के लिए आवश्यक है, इससे संबंधित कि हमारे संविधान में जो विभिन्न अनुसूचियां उनका उसमें किस अनुसूची में क्या संबंधित है। उसके अलावा जो आपका अनुसूची के अलावा जो हमारे भाग हैं, जिसका भी हमने ऊपर देखा कि अलग अलग भागों में अलग अलग अनुच्छेदों का वर्णन। तो ये हम देख सकते हैं एक मेन हाई लेवल समरी, और ये कह सकते हैं उच्च लेवल पे समरी इसकी क्या है। ये था हमारे पूरे संविधान का इतिहास और संविधान की विशेषता। बाकी संविधान से रिलेटेड जो अदर डिटेल्स है वो हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करें डिटेल में कि क्या क्या किस अनुच्छेद में क्या क्या चीजें हैं, क्या शक्तियां की हैं। लेकिन उसके लिए एक अलग पूरी सीरीज होगी शायद जो हम आगे बनाएं और आपके साथ उसका डिस्कशन करेंगे डिटेल। तो अभी के लिए इतना ही इस दोनों वीडियो के अंदर। और अगर आपको पसंद आया हमारा वीडियो, आप इसके ऊपर कमेंट करके हमें बताइए। कोई आपके क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप हमें बताएं। उसके अलावा जो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अदर वीडियोस भी देखते रहिए जो आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और देखते हैं कोई नए टॉपिक के ऊपर क्या डिस्कशन करते हैं।